हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चंदन वर्ल्ड क्लासेज में मैं सौरभ आपका हिंदी का अध्यापक आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम पढ़ेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों अपने क्वेश्चंस को। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मूल स्वर क्या होते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि हिंदी में मूल स्वर किसे कहते हैं। ठीक, मूल स्वर का अर्थ प्यारे बच्चों होता है मुख्य स्वर। मूल स्वर का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या हम ले लेते हैं यहाँ से। मूल स्वर का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, मूल स्वर का अर्थ होता है मुख्य स्वर। मूल का अर्थ ही होता है मुख्य, मूल स्वर का अर्थ होता है प्यारे बच्चों मुख्य स्वर। ठीक, हमारा क्वेश्चन भी पूछा है प्यारे बच्चों कि हिंदी में मूल स्वर है। तो प्यारे बच्चों हिंदी में जो मूल स्वरों की संख्या होती है, मूल स्वर या मुख्य स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से हमारे मूल स्वर होते हैं? आ, ई, उ और री। इन्हीं चारों को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। जैसा कि आपके क्वेश्चन में है, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री। बात करते हैं हम ऑप्शन ए की तरफ जाते हैं। पहला हमारा जो ऑप्शन है आ वाला, आ, ई, उ। प्यारे बच्चों ये जो तीनों स्वर होते हैं ना, इन तीनों स्वरों को हम एक साथ कहते हैं संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संयुक्त स्वर। हिंदी में इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। कौन सा स्वर कहा जाता है? संयुक्त स्वर। ठीक, संयुक्त स्वर। ठीक, अब संयुक्त स्वरों की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। संयुक्त स्वर हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सजाती स्वर, एक होते हैं विजाती स्वर। हिंदी में संयुक्त स्वर प्यारे बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक होता है सजाती स्वर। सजाती स्वर का मतलब प्यारे बच्चों जो समान जात के योग से मिलकर बने हो। किसके योग से मिलकर बने हो? समान जात के योग से मिलकर बने हो। जैसे नाम से स्पष्ट है, समान जाति के योग से सजातीय। एक होता है प्यारे बच्चों विजातीय स्वर। क्या होता है? विजातीय स्वर। सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। विजातीय स्वर। ठीक, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। जो सजातीय स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या हम कहते हैं 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी? जो आपके सामने लिखे हुए ऑप्शन ए में कौन कौन सी प्यारे बच्चों? आ, ई, उ। सजातीय मतलब जो समान जात के योग से मिलकर बने हो। अर्थात हमारा जो ये दीर्घ आ बना कैसे बना है? आ प्लस आ के मिल से हमारा क्या बना? आ प्लस आ से मिलके हमारा दीर्घ आ बना है। ठीक, फिर हमारी दीर्घ ई कैसे बनी है? ई प्लस ई से मिलकर हमारी क्या बनी है? दीर्घ ई। और हमारा दीर्घ ऊ कैसे बना प्यारे बच्चों? ऊ और ऊ से मिलकर हमारा क्या बना है? दीर्घ ऊ। ये तो हो गए हमारे 3 कौन से? सजाती स्वर। अगर हम प्यारे बच्चों बात करते हैं विजातीय स्वर की, किसकी बात करते हैं? हमने कहा कि संयुक्त स्वर 2 प्रकार के होते हैं। विजातीय स्वर की बात करते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? जो कि आपके ऑप्शन में है यहाँ पर, ऑप्शन में प्यारे बच्चों देखिए, ए, आई और ओ। क्या है प्यारे बच्चों? ओ। ठीक, विजातीय स्वर। ठीक, लेकिन इस ए क्या क्या है? ए, आई और ओ। ए कैसे बना है हमारे? क्या कैसे बना है प्यारे बच्चों? आ प्लस ई से मिलकर हमारा क्या बना है? ए। आई कैसे हमारा बना है? आ प्लस ए से मिलकर हमारा क्या बना है प्यारे बच्चों? आई बना है। और ओ कैसे बना है? आ और प्लस ओ के योग से हमारा क्या बना है? ओ बना है। ठीक, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों कि हिंदी में मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर कौन से होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? मूल को ही क्या कहते हैं? मुख्य कहते हैं। अ, ई, उ और री, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में हम पहले बता चुके हैं। हमारे क्या है? मूल स्वर। इसको आप जान गए क्या हो गए? विजातीय स्वर हो गए। ये हो गए आपके सजातीय स्वर हो गए। यानी संयुक्त स्वरों की संख्या मुख्य रूप से कितनी होती है? 2 होती है। एक सजातीय स्वर, एक होती है विजातीय स्वर। सजातीय स्वर कौन कौन से? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। और विजातीय स्वर कौन कौन से? ए, आई, ओ। तो हम इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों होगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? अर्ध स्वर का मतलब समझते हैं प्यारे बच्चों? अर्ध स्वर का मतलब जो स्वर तो होंगे लेकिन पूर्ण रूप से स्वर नहीं होंगे, यानी आधे स्वर होंगे। कितने स्वर होंगे? आधे स्वर होंगे। तो अर्ध स्वर का मतलब क्या? इनके कहने का मतलब प्यारे बच्चों है अर्ध स्वर। इनके कहने का प्यारे मतलब बच्चों है, इनके कहने का मतलब है इसे आधा स्वर कहा जाता है।
यानी पूर्ण रूप से स्वर का दर्जा हिंदी में इन्हें नहीं प्राप्त है, इन्हें आधा स्वर कहा जाता है। कौन कौन से प्यारे बच्चे होते हैं? आधे स्वर हमारे जो होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से? या और वाह। या और वाह को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अर्ध स्वर कहते हैं। तो हमारे अर्ध स्वर कौन कौन से हो गए? या और वाह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे हम चलते हैं प्यारे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न अक्षर में महाप्राण है। जब भी कभी आपसे एक क्वेश्चन देखिए, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, महाप्राण और अल्प प्राण। आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिससे कभी भी आप महाप्राण और अल्प प्राण नहीं भूलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक, सबसे पहले समझिए महाप्राण जो ध्वनि आई है, महाप्राण का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? हम बात करते हैं किसकी? हम बात करेंगे प्यारे बच्चों महाप्राण की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से महाप्राण स्वर है, महाप्राण। ठीक, तो महाप्राण क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा अक्षर, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा अक्षर क्या होता है? महाप्राण होता है। और इसके साथ साथ क्या? दूसरा और चौथा अक्षर के साथ साथ जो प्रत्येक दूसरे और चौथे के साथ साथ जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन व्यंजन प्यारे बच्चों? ऊष्म व्यंजन। अभी मैं सब आपको समझाऊंगा ये ऊष्म व्यंजन क्या होता है। जो ऊष्म व्यंजन होते हैं प्यारे बच्चों, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? श, श, श और प्यारे बच्चों क्या? हाँ। ठीक, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। तो पूछ रहे अक्षर में से महाप्राण है। महाप्राण कौन बताए? प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा अक्षर, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा अक्षर और साथ साथ ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन संख्या कितनी? 4 होती है। इसमें देखिए अब यहाँ पर हा है, यहाँ आपके ऑप्शन में हा दिख रहा है, हाँ है, हाँ, यानी जो आपका हा है ना, ये हमारी कौन सी ध्वनि है? महाप्राण ध्वनि है। ठीक, ज्यादा इधर उधर की बातें करते ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसको आप या तो जानते ही, अभी नेक्स्ट पहले क्वेश्चन में आया था, या हमारा क्या होता है? अर्धस्वर होता है। अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि अर्धस्वर होता है, या हमारा क्या होता है? अर्धस्वर होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं प्यारे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? यानी शुद्ध शब्द, यानी 4 आसन दिए हैं, एक ही शुद्ध होगा। शुद्ध का मतलब सही, शुद्ध का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? सही, यानी 4 में से जो है एक ही सही होगा। यानी शुद्ध का मतलब क्या होता है? सही, यानी 3 ठो गलत होगा, 1 ठो सही होगा। ठीक, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा है, पहले ऑप्शन में दिया है बानर। बानर कभी शुद्ध शब्द नहीं होता प्यारे बच्चों। ठीक, बानर की जगह क्या होता है? हम कभी बानर ऐसे अपने गांव का देते हैं, बानर, बानर सारा शुद्ध शब्द क्या होता है? बंदर होता है। ठीक, हमारा शुद्ध शब्द क्या होता है? बंदर। तो बानर हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। पट भी गलत शब्द है, पट गलत शब्द है। ठीक, और बानर भी आपका गलत शब्द है। ठीक, अब देखिए यहाँ मिष्ठान दिया, ये तो एकदम गलत है। कैसे गलत है? आप सभी सुने में मिष्ठान नहीं होता प्यारे बच्चों, मिष्टान होता है। क्या होता है? मिष्टान, मिष्टान, ना कि मिष्ठान यहाँ दिया है। देखिए मिष्टान होता है। ठीक, आपका जो शुद्ध शब्द प्यारे बच्चों ना क्षेत्र है। क्या है? क्षेत्र। क्षेत्र एक तत्सम शब्द है। हिंदी भाषा में क्षेत्र कैसा शब्द है प्यारे बच्चों? तत्सम शब्द है। ठीक, इसका जब हम तर्भव करते हैं तो क्षेत्र का तर्भव क्या होता है? खेत होता है। क्षेत्र का तर्भव क्या होता है प्यारे बच्चों? खेत होता है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, तो हमारा तीन में से कौन सा शुद्ध यानी सही शब्द है? तो क्षेत्र हमारा शुद्ध शब्द है। वानर भी गलत है, पट भी गलत है और मिष्ठान भी गलत है। आइए बात समझे प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरह जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम शब्द है, यानी विलोम का अर्थ से पहले आप समझिए प्यारे बच्चों क्या होता है? विलोम का मतलब होता है विपरीत। विलोम का अर्थ क्या होता है? विपरीत, यानी विपरीत मतलब उल्टा। विलोम का अर्थ क्या होता है? विपरीत, यानी विपरीत का मतलब उल्टा। प्यारे बच्चों उल्टा, यानी उल्टा होगा। जैसे हम कह दें कि आकाश, तो आकाश का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों? आकाश का उल्टा पृथ्वी हो गई। ठीक, आकाश का उल्टा क्या हो गया? पृथ्वी हो गई। ठीक, ठीक, तो पूछ रहा है जंगम का विलोम उसी तरह, तो जंगम का उल्टा क्या हो गया प्यारे बच्चों? अस्थावर हो गया। जंगम का उल्टा क्या हो गया? अस्थावर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों है, तरह वर्ण दा या से मिलकर संयुक्त वर्ण बनता है। ठीक, संयुक्त वर्ण मतलब ऐसा वर्ण प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप समझिए संयुक्त वर्ण क्या होता है। संयुक्त का मतलब जो दो वर्णों के योग से मिलकर बने। कैसे मिलकर बने हो? दो वर्णों के योग से मिलकर बने, तभी तो क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। ठीक, तो संयुक्त दा और या वर्ण से मिलकर संयुक्त है। देखिए घा, घा में कहीं आपको दा की ध्वनि सुनाई दे रही? नहीं। धा, धा में कुछ कुछ लग रहा है, धा भी हमारा नहीं होगा प्यारे बच्चों। ना तो आपका ए होगा, ना तो आपका ए होगा, ना तो आपका दया होगा। ठीक, ये भी नहीं होगा। ठीक, क्या हम कहते हैं इनमें से कोई नहीं? हाँ जी, बिल्कुल यही आपका ऑप्शन सही है।
अच्छा अगर ये नहीं होगा तो दा और या से मिलकर बनेगा क्या, ये भी तो हमको पता होना चाहिए। अगर इनमें से कोई नहीं है तो दा और या से मिलकर क्या बनेगा। प्यारे बच्चों कभी आप विद्या शब्द सुने हैं या विद्यालय कहते हैं, आप क्या कहते हैं, विद्यालय। विद्यालय यानी विद्यालय क्या होता है, आपका स्कूल जिसमें आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक। यानी विद्यालय देखेंगे कभी प्यारे बच्चों, ये जो द्या आपका शब्द होता है ना प्यारे बच्चों, क्या किसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ये कैसे मिलकर बना है प्यारे बच्चों, ये जो आपका दया है प्यारे बच्चों कैसे मिलकर, देखिए कभी इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसे होता है, ऐसे होता, ऐसे, ठीक। यानी ये जो आपका दया है ना, यही शुद्ध शब्द है। दा और या से मिलकर आपका क्या बनेगा, ये बनेगा। देखिए जब कभी आप इसको ध्यान से देखेंगे, दा और या से मिलकर आपका क्या बनता है, ये बनता है। दा और या से मिलकर आपका बनता है विद्या, तो यानी शुद्ध शब्द आपका क्या होगा, ए होगा, दया होगा। तो यानी इनमें से वर्ण दया से मिलकर क्या बनता है, दया बनता है। और हम विद्या को विद्या है ना, को हम ऐसे ना लिख के, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जिसके नीचे हलंत लग गया ना वो क्या हो गया, आधा हो गया। यानी विद्यालय ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या विद्यालय ऐसे गलत है, नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। तो दा और या से मिलकर हमारा क्या बना प्यारे बच्चों, दया बना है। क्या बना, दया। तो इनमें से कोई देखिए घा है, धा है, दया है, लेकिन इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, दया। अगर ये होता तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता, ठीक। संयुक्त वर्ण नहीं, दा और या से मिलकर, एक दा है और एक क्या है, दो संयुक्त वर्णों को एक से मिलकर बना है क्या, विद्या। आई बात समझे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। सारा वर्णमाला का आशय है। वर्णमाला क्या होती है प्यारे बच्चों, इसे वर्णमाला समझेगा। कितने लोग तो हम जिस स्टेज से गुजरे हम समझ सकते, कितने लोगों के दिमाग में लगन वन खत्म हो गई प्यारे बाबू, वर्णमाला मत समझिएगा कि वर्णमाला की बात कर रहे हैं। कितने लोग तो सोच रहे हैं सजी वर्णमाला, वर्णमाला नहीं है मूर्ख, वर्णमाला नहीं प्यारे बच्चों, वर्णमाला की बात कर रहे हैं। वर्णमाला अर्थात अक्षरों की माला। वर्णमाला का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, वर्णमाला का मतलब होता है प्यारे बच्चों अक्षरों की माला। किसकी माला, अक्षरों की माला। वर्ण का अर्थ क्या होता है, अक्षर, यानी अक्षरों की माला। प्यारे बच्चों हम बात करते हैं अक्षरों की माला की। अर्थात कभी आप माला जानते हैं, माला क्या होती है प्यारे बच्चों, अर्थात जिसमें बहुत सारे मोती गुहे रहते हैं वही तो हमारी माला होती है। आप जानते हैं ना माला किसे कहते हैं, कितने लोग तो पहने भी होंगे माला, लड़कियां विशेष जानती हैं प्यारे बच्चों। माला क्या होता है, इसे कोई हमारे लिए बना दिए, जैसे में छोटे छोटे मोती लगा दिए, एक छोटे छोटे मोती लगा दिए, हमारी क्या हो गई, एक माला हो गई। किसकी माला हो गई प्यारे बच्चों, ये मोतियों की माला हो गई। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्णमाला यानी अक्षरों की माला। तो अक्षरों की माला किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, अर्थात वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को। किसको, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। एक वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह यानी कहने का मतलब का के बाद खा आए, ना कि घा आए, ना कि चाय। प्यारे बच्चों क्या वर्णों का व्यवस्थित समूह नहीं, वर्णों का व्यवस्थित समूह मतलब क्या, का के बाद क्या आए, खा आए, गा आए, घा आए और अंगा आए, हमारा वर्णों का व्यवस्थित समूह। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरह हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। प्यारे बच्चों मूलतः कहे या मूल कहे, इसका मतलब हमेशा आप जानते रहिएगा, इसका मतलब होता है मुख्य। मूलतः कहे या मुख्यतः कहे, ठीक, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, मूलतः या मुख्यतः। तो हमारा क्वेश्चन है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या, बहुत गर्मी है आपको, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है प्यारे बच्चों, ठीक। तो जानिए जो भी कभी मूलतः वर्ण पूरी हिंदी भाषा की बात कर रहा है बच्चों, हिंदी भाषा में यानी इसमें क्या होंगे, स्वर भी होंगे और व्यंजन भी होंगे। क्या होंगे, स्वर भी होंगे और हमारे क्या होंगे, व्यंजन भी होंगे, ठीक। स्वर भी होंगे और व्यंजन भी होंगे, ठीक। तो स्वर कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक। और उसके बाद हमारा जो बचता है वो क्या होता है, व्यंजन होता है। यानी हिंदी वर्णमाला में टोटल मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। कितनी होती है, 52 होती है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या, अक्षरों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, जिसमें स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोगवाह है। अयोगवाह का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप समझिए, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि अयोगवाह यानी अयोगवाह, पहले आप जानिए अयोगवाह होता क्या है। अयोगवाह का मतलब होता है प्यारे बच्चों, यानी जो ना तो स्वर, जिन्हें हम ना स्वर में गिनते हो ना व्यंजन में गिनते हो, ठीक। तो कभी आपसे अयोगवाह की परिभाषा पूछे तो आप क्या बताएंगे कि अयोगवाह हम किसे कहते हैं, अर्थात जो ना तो क्या हो, ना तो स्वर हो, ना तो स्वर हो और ना ही क्या हो,
व्यंजन हो और ना ही व्यंजन हो, जो ना तो स्वर हो और ना ही व्यंजन हो। ठीक प्यारे बच्चों, अब हमने ऐसे क्यों कहा कि ना स्वर हो ना व्यंजन हो? हाँ प्यारे बच्चों, ना तो स्वर हो ना तो व्यंजन हो, क्योंकि स्वरों की संख्या हम क्या कितने कहते हैं? 11 कहते हैं। लेकिन कभी आप अ से लेकर अह तक देखिएगा तो 13 हो जाएगा, जिसमें अंग और आ आपके क्या होते हैं? स्वर नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं हिंदी भाषा में? तो अयोगवाह की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? अयोगवाह की संख्या हिंदी भाषा में कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन से? एक हमारा होता है अंग और एक होता है अह। इस अंग को हम अगर अकेले कोई पूछे अंग का क्या नाम है, अंग को अनुस्वार कहते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं, ठीक। और अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इस अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग। अब कोई पूछे संयुक्त रूप से, तो संयुक्त रूप से इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। तो आपके ऑप्शन में कहीं देखिए विसर्ग दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए तो अयोगवाह हमारा कौन सा हो गया? विसर्ग हो गया, ठीक। अयोगवाह हमारा क्या हो गया? विसर्ग हो गया। बात करते हैं महाप्राण की। हमने बताया किसी भी व्यंजन वर्ण का दूसरा और चौथा अक्षर क्या होता है? महाप्राण होता है। अल्प प्राण की बात करते हैं। हमने बताया किसी भी व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होता है? अल्प प्राण होता है। फिर बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी होती है? छत, त्रा, ज्ञा और समय। तो इसको भी देख लीजिए, संयुक्त व्यंजन की संख्या जो 4 होती है कौन कौन सी होती है? छत्र, त्रा, ज्ञा और तो जो श्रा होता है हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं? श्रा। इन चारों को क्या कहते हैं? एक साथ संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आशा करता हूं अयोगवाह आपको समझ में आया होगा, ठीक। यानी विसर्ग हमारा क्या है? अयोगवाह है। अल्पप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होता है? प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? हमारा अल्पप्राण होता है। और प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? हमारा महाप्राण होता है। और जो हमारा संयुक्त व्यंजन होता है इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? छत, त्रा, ज्ञा और श्रा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे प्यारे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं रुकना या अर्ध ठहराव। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। क्या कह रहे हैं? रुकना या अर्ध ठहराव। अर्ध ठहराव का मतलब समझ रहे हैं? यानी कहीं पर हम रुकेंगे लेकिन बस कुछ देर के लिए रुकेंगे, मतलब आधे समय के लिए। अर्ध ठहराव, ठीक, आधे समय के लिए। कह रहे रुकना या अर्ध ठहराव विराम चिन्ह का द्योतक, यानी इनमें से ऐसा कौन सा चिन्ह है प्यारे बच्चों जिसके द्वारा हमें यह व्यक्त होता है कि रुकना या अर्ध ठहराव का बोध कराएगा, ठीक। तो रुकना या अर्ध ठहराव मतलब अर्ध ठहराव। अर्ध का मतलब क्या? अल्प। अर्ध का मतलब क्या? अल्प। यानी जो हमारा अल्प विराम होता है ना, क्या रुकना या अर्ध ठहराव का बोध कराता है, ठीक। पूर्ण विराम क्या होता है? पूर्ण विराम जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ऐसे खड़ी पाई, यानी खड़ी पाई कब लगती है? किसी भी वाक्य की समाप्ति पर हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे हम कोई वाक्य ले लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हमारा वाक्य ले लिए हम, राम जाता है। राम जाता है, यानी हमारा यह एक सेंटेंस, एक वाक्य क्या हो गया? पूरा हो गया। लास्ट में क्या लगा दिए हम? पूर्ण विराम लगा दिए। यानी किसी भी वाक्य के पूर्णता का बोध कराने वाला चिन्ह पूर्ण विराम होता है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, वो पूछ रहा था रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का द्योतक है? रुकना या अर्ध ठहराव अल्प विराम का द्योतक। किसका द्योतक है? अल्प विराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। एक कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से सभी लोग पहले क्वेश्चन को सुनिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक। आराम से हम क्वेश्चन को पहले सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? कह रहा है हर्ष, हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा। इन सबसे आप सभी परिचित होंगे। हर्ष का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? हर्ष का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? हर्ष का क्या मतलब प्यारे बच्चों होता है? खुशी। हर्ष का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? खुशी। हर्ष का मतलब होता है खुशी, ठीक। जब आप बहुत खुशी में होते हैं क्या होते हैं? बहुत हर्ष में होते हैं, ठीक। हर्ष, हर्ष नहीं, हर्ष में तो घोड़ा होता है, हिंदी है बाबू, हिंदी। और शोक का मतलब क्या होता है? दुख। शोक का मतलब क्या होता है? दुख। कहेंगे सर शोक का मतलब दुख होता है, तो आगे दुख तो भी लिखा है, तो शोक का मतलब बाबू शोक, दुख कई प्रकार का होता है। शोक का मतलब शोक कब होगा? जैसे जब आपके घर में भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, लोग नहीं कहते हैं समस्त न्योता था छपा होगा, देखते होंगे मृत्यु वाला ना, लिखते होंगे समस्त शोका कुल परिवार, लास्ट में अंत में लिखा रहता समस्त शोका कुल परिवार, ठीक। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? कह रहा हर्ष, शोक, दुख। क्या हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि का द्योतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है? हम उसके लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों? विस्मयादि बोधक चिन्ह। यानी अरे भाई आपकी खुशी कब होती है? जब आपको खुशी कहते हैं वाह, क्या कहते हैं? वाह।
बहुत खुश होकर कहते क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वाह। वाह के बाद क्या लगा देते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे बहुत ज्यादा दुख हुआ या जरा आश्चर्य हुआ, कैसे नहीं कुछ चीज देख लेती आप अचानक में कहेंगे अरे, नहीं कहते हैं अरे, यानी ये आपका क्या होगा? आश्चर्य हो गया। यानी तो क्या है? हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा, आश्चर्य आदि के लिए किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों? हम प्रयोग करते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह का। लगता है प्यारे बच्चों 1 मिनट किसी का लगता है अर्जेंट कॉल आ रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा छोड़िए बाद में, पहले अपनी क्लास पूरी करते हैं, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस शब्द को संक्षिप्त लिखने में, संक्षिप्त लिखने में मतलब अरे भाई आजकल कोई भी हो ना, वो क्या करता है ना कि पूरा नहीं लिखना चाहता, सबको बहुत ज्यादा जल्दी है भाई, किसी के पास समय नहीं है समय में, आज के समय में आप भी जल्दी से पढ़ लिख के नौकरी को पास आइए, नहीं तो समय बहुत तेज आगे बढ़ रहा है। क्योंकि प्यारे बच्चे जानते हैं ना, लोग कहते हैं कि जब आप बड़े हो जाते हैं ना, जो आपके चाहने वाले होते हैं, आपके सगे संबंधी होते हैं ना, क्या कहते हैं कि वक्त के साथ लोग आपकी खैरियत नहीं पूछते हैं, हे बाबू हे भैया कैसे हुआ, वो आपकी हैसियत पूछते हैं। और आजकल देख रहे हैं हैसियत देख के सम्मान हो रहा है। अगर बढ़िया कोनो पोस्ट हुआ जी बाबू ने तो घरे जी बस रसगुल्ला और आज भोग आई, ठीक। अगर ना बढ़े कोनो पोस्ट भैया ने कहीं अरे है हाई हवे हाई बाबू हवे चला वो पार्ले जी बिस्कुट बाटे 5 चलो कोल के दादा हो, ठीक। यही नाते इसीलिए क्या कीजिए, बढ़िया से पढ़िए लिखिए, ठीक। हमारा लेकिन क्वेश्चन क्या करा, संक्षिप्त का मतलब होता है प्यारे बच्चों शॉर्ट, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? शार्ट कहते हैं, शार्ट, ठीक। यानी कह रहा है कि शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है। तो किसी भी शब्द को संक्षिप्त लिखना, जैसे संक्षिप्त मतलब नहीं समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, जैसे अगर हमें कभी देखेंगे कभी डॉक्टर लिखना है, हम इसे पूरा डॉक्टर ना लिख के ना, ऐसे डा लिख के ना सुन्ना के देते हैं, क्या देते हैं? सुन्ना। जो सुन्ना दे रहे हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं? इसका नाम होता है हिंदी में, इसी को हम क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह। तो शब्द को संक्षिप्त लिखने में कौन सा चिन्ह अपनाया जाता है? लाघव चिन्ह। आई बात समझ में? आई पूर्ण विराम अभी आपको बताया कि पूर्ण विराम कैसे होता है, ऐसे पूर्ण विराम हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है। क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों? कह रहे हैं किसी शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, यानी जैसे आप कोई शब्द लिख दिए, कोई शब्द आप लिख दिए, जैसे लिख दिए क्या माँ, ठीक। माँ, इसका अर्थ क्या आप क्या समझते हैं? माँ का अर्थ क्या होता है? यानी आप माता को क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। माता क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। यानी कहना किसी शब्द से अर्थ को स्पष्ट करना, या फिर आप ऐसे ना जानिए ये वाला चिन्ह नहीं होगा, हम गलत बता देते, बस आप इसको क्रॉस करिए। जैसे आप नहीं कहते कोई शब्द लिखते हैं तो किसी भी ज्यादा जोर देना होता है, उसका अर्थ स्पष्ट करना होता है, जैसे आप नहीं कहते हैं, जैसे कहते हैं धरती, ठीक। धरती कोई शब्द लिख लीजिए, धरती नहीं से पोस्ट लगाते हैं, धरती मतलब लिख के आगे बढ़ जाते हैं, धरती मतलब पृथ्वी की बात कर रहा है, भूगोल की भाषा में किसकी बात कर रहा है? पृथ्वी की बात कर रहा है। यानी जो कोष्टक चिन्ह होता है ना, इसी का प्रयोग हम क्या करते हैं? किसी शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के, किस शब्द से क्या करते हैं? अर्थ को स्पष्ट करने किसका प्रयोग करते हैं? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है, कोई ऐसा नहीं होगा, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर इसको पता नहीं होगा। प्रश्न सूचक का मतलब समझ रहे हैं, अर्थात जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, किसका बात हो, बोध करता हो, प्रश्न की सूचना देता हो, ठीक। प्रश्न सूचक विराम चिन्ह, यानी प्रश्न सूचक विराम चिन्ह। अच्छा हाई प्रश्न सूचक विराम चिन्ह का नहीं हो, इससे तो हम क्या बोल रहे हैं अभी को, इसे क्या कहते हैं? इसी को हम विसर्ग चिन्ह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विसर्ग चिन्ह कहते हैं। ये हमारा विसर्ग चिन्ह है। ऐसा चिन्ह है प्यारे बच्चों, विसर्ग चिन्ह। अब देख लीजिए कभी भी किसी के नीचे हलन लग जाए, इसका शब्द क्या हो गया? वो अच्छा आधा हो गया, इसे क्या कहते हैं? विसर्ग चिन्ह कहते हैं, ठीक। अब इसको जानते हैं, इसे आप क्या कहते हैं? इसे तो हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसी को अर्ध विराम कहते हैं। अब कहेंगे सर जी अर्ध विराम क्या होता है? अर्ध विराम का मतलब कामा, ये बाबू क्या कामा, कामा नहीं जानते आप? कामा को लिखते हैं जैसे राम, ठीक, फिर लिखते हैं सीता, ठीक। इसका मतलब क्या? कामा। इससे कामा को क्या कहते हैं? ये कामा है हमारा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन का प्रश्न सूचक विराम चिन्ह है, जो प्रश्न की सूचना देता है, हमारा क्या है? प्रश्न सूचक विराम चिन्ह। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, इसको समझ रहे कौन सा चिन्ह है? इसी को तो हम अल्प विराम कहते हैं। जो अभी हमारा क्वेश्चन इसके पहले कुछ पूछा था ना, ये हमारा अल्प विराम है, ठीक। और ये जो कामा होता है ना, इसी को क्या कहते हैं? अर्ध विराम। आई बात समझ में? हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ का मतलब जो हमारे अंदर ना स्थित हो। अंत मतलब अंदर, अस्त मतलब स्थित, जो हमारे अंदर
स्थित नहीं हो। करें निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ, ठीक, किसकी बात करना है? अंतस्थ। तो एक बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, अंतस्थ व्यंजन जो हमारे होते हैं हिंदी में, तो कौन कौन से होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से चार होते हैं? या, रा, ला और वा। ये हमारा चारों क्या है? अंतस्थ ध्वनियां है, ठीक। लेकिन अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि हमारा या होता है और वा होता है। इन या और वा को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। एक साथ इन्हें क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्हें पढ़ा, या और वा को क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। लेकिन एक साथ इन चारों ध्वनियों को क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। या, रा, ला और देखिए कौन कौन से? या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वाह। तो हमारी इनमें बताइए क्वेश्चन में कहीं पे आपका या, रा, ला, वाह के अलावा कुछ दिख रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन में नहीं को तो बहुत ध्यान दिया करिए, अंडरलाइन कर लिया करिए। यानी इन ध्वनियों में कहा निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो ये हमारी बा है ना, ये अंतस्थ नहीं है। अगर बा की जगह ना वाह होता तो हमारे चारों क्या हो जाते? अंतस्थ हो जाते। देखिए आगे वाह दिया भी है, तो यानी ये जो बा हमारा अंतस्थ ध्वनि नहीं है। आई बात समझ में? ये वाह हमारा अंतस्थ ध्वनि है, ला भी अंतस्थ ध्वनि है, रा भी अंतस्थ ध्वनि है, ठीक। लेकिन हमारा जो बा है ना, ये अंतस्थ ध्वनि है। ये हमारा क्या था? ये हमारा क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सी अंतस्थ ध्वनि नहीं है, तो बा हमारी अंतस्थ ध्वनि नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको रटना नहीं होता है, उन्हें समझना होता है। उन्हें क्या करना होता है? करना होता है, उन्हें समझना होता है। क्या है? पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है। पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है किसका? एक कहानी का, एक कविता का, एक निबंध का, एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। सबके दिमाग में चल रहा होगा कि पाठ्य वस्तु यानी पाठ्य वस्तु यानी जो पढ़ने की वस्तु हो। कैसी वस्तु हो? पढ़ने की वस्तु को क्या कहते हैं? पाठ्य वस्तु। एक कहानी का, पहला हमारा ऑप्शन क्या है? एक कहानी का। फिर कह रहा है एक कविता का, फिर कह रहा है एक निबंध का। नहीं प्यारे बच्चों, जो पाठ्य वस्तु होती है ना, एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का क्या होती है? भाग होती है। पाठ्य वस्तु क्या होती है? एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का भाग होती है, ठीक। आशा करता हूं आया होगा आगे, ठीक। निम्न में से आनंद का विलोम है। आनंद का विलोम, फिर विलोम वाला शब्द आ गया। अभी आपको समझाते, विलोम जब भी आपका आए ना, तो विलोम का मतलब वो उल्टा पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? उल्टा। यानी आनंद का उल्टा क्या? कैसे बोले बताइए? आनंद सभी लोग जानते होंगे। आनंद का मतलब क्या होती है? खुशी। आनंद का मतलब क्या होती है प्यारे बच्चों? खुशी। यानी जब आपको बहुत ज्यादा खुशी, तो कहते हैं बहुत आनंद आ रहा। कभी मेला वाला गए? अभी गोविंद साहब का मेला खत्म हुआ, नहीं कहते हैं बहुत आनंद आया, हम झूला झूले। यानी आपको बहुत खुशी हुई। तो कह रहे आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों? विषाद होता है। आनंद का उल्टा क्या होता है? विषाद होता है। लेकिन कुछ और क्वेश्चन दिए, इनको भी समझ लेते हैं। विष यानी विष का मतलब क्या होता है? जहर होता है। तो जहर का उल्टा क्या हो गया प्यारे बच्चों? विष का मतलब अमृत। विष का उल्टा क्या हो गया प्यारे बच्चों? अमृत होगा। अवनी हो गया। अवनी का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? पृथ्वी या धरती का पर्यायवाची है। यानी अवनी का विलोम क्या हो गया? अंबर। अवनी का विलोम क्या हो गया? अंबर यानी आकाश, ठीक। अर्पण मतलब किसी को जब आप अर्पित करते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन था? आनंद का विलोम है, तो आनंद का विलोम क्या हो गया प्यारे बच्चों? विषाद। आनंद का विलोम क्या हो गया? विषाद। और विष का विलोम अमृत। अवनी का विलोम अंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। कह रहे हैं विरोध शब्द का विलोम है। ये विलोम वाला आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जान लीजिए फ्री में एक नंबर देकर जाता है। इसको बस एक आध दो बार आपको सरसरी निगाह से क्या करना होता है? ऐसे क्वेश्चनों को देखना होता है। करे विरोध शब्द का विलोम है। विरोध शब्द का विलोम मतलब उल्टा। विरोध का विलोम मतलब उल्टा। अरे भाई किसी का आप विरोध करेंगे, जाहिर सी बात है कि आप किसी का विरोध करेंगे तो आपका कोई ना कोई समर्थन भी करने वाला होगा। तो विरोध शब्द का उल्टा क्या हो गया प्यारे बच्चों? समर्थन हो गया। क्या हो गया? समर्थन हो गया। विरोध का उल्टा क्या हो गया? समर्थन हो गया, ठीक। सहायता यानी सहायता दिया हुआ, यानी किसी की सहायता करना। तो किसी की सहायता ना करना यानी उससे आप क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं, मना कर देते हैं। विरोध शब्द का उल्टा क्या हो गया? समर्थन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चों क्या है? कह रहे हैं क्या सा और हा। पहली बात आज मैं आप लोगों को समझाया था इन तीनों सा में अंतर क्या होता है प्यारे बच्चों, ठीक। इनका नाम पहले आप जान लीजिए। कभी कभी ना इनका नाम भी पूछ लेता है। ये जो सा होता है आपका प्यारे बच्चों ना, इस सा को हम कहते हैं तालव्य स्वर। क्या कहते हैं?
तालव्य स्वर। क्यों तालव्य स्वर कहते हैं? अर्थात इसे हम किसके द्वारा बोलते हैं? तालु के बाद द्वारा बोलते हैं। क्या कहते हैं इस सा को? तालव्य स्वर। ठीक, ये वाला जो सा होता है इसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? मूर्धन्य स्वर। क्या कहते हैं इसे हम? मूर्धन, यानी आपकी मूर्धा से निकलता है। जब इसका आप उच्चारण करते हैं तो मूर्धा से बोलते हैं, मूर्धन्य स्वर। बच्चा इस सा को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? दंत स्वर। जब आप सा कहते हैं ना, देखिए ई वाले सा का प्रयोग करिए, जिसे नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं ई वाला सा का प्रयोग करिए। जैसे कोई सर बताइए, वैसे सर, सर। जैसे जब आप सर करें तो इसे नहीं लगा दांत से, यानी दांत से आपकी जीवा जो है छू कर दांत से आपको निकल रही है। ठीक, तो इस सा का क्या नाम है प्यारे बच्चों? तालव्य। इसका नाम क्या है? मूर्धन्य। और इसका मतलब क्या है? दंत। ठीक, अब कह रहे हैं सा, सा और हा व्यंजन क्या कहते हैं? इनका नाम पूछा है। अभी हमने बताया जो सा, सा, हा होते हैं ना प्यारे बच्चों, क्या क्या कह रहे हैं? सा, 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 हा। गिनिए इनकी संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4। यानी इन चारों को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं एक साथ? सा, सा, हा को, इन चारों को एक साथ हम क्या कहते हैं? सह, सा, हा। ठीक, इन्हें हम प्यारे बच्चों कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी इनका जब आप उच्चारण करते हैं ना तो कुछ गर्मी का आभास होता नहीं। अगर समझ में आ रहा तो एक बार से कहिए सा कहिए। देखिए आपकी हथेली कुछ गर्म आ रही है। सा, पा, सा, यानी हथेली कुछ गर्मी का आभास होगा, यानी इसी को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो कह रहे हैं सा, सा, हा व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, जो अंतस्थ व्यंजन क्यों होते हैं प्यारे बच्चों? इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? या, रा, ला और वा। ये हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? सा, सा और हा। तो हमारा क्या आंसर हो गया? ऊष्म व्यंजन। सा, सा, हा कैसे व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अहि शब्द का अर्थ है। अहि शब्द का अर्थ है, यानी ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि चारों ऑप्शन में से एक तो ऑप्शन होगा जो अहि का अर्थ होगा। अहि का अर्थ मतलब समझते हैं? जैसे आप नहीं कहते हैं, जैसे आप कहते हैं वसुंधरा। जैसे कोई शब्द आप ले लीजिए, कहते हैं वसुंधरा। वसुंधरा का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? यानी वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी। वसुंधरा का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। ठीक, निरीप का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? राजा। निरीप का अर्थ क्या होता है? राजा। भौरा, भौरा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अली कहते हैं। क्या कहते हैं? अली कहते हैं। ठीक, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों कि अहि शब्द का अर्थ क्या होता है? अहि शब्द का प्यारे बच्चों अर्थ होता है सर। अहि शब्द का क्या अर्थ होता है? सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थावर का विलोम शब्द है। अस्थावर का विलोम शब्द है सचल, चेतन, चंचल। करें अस्थावर। अस्थावर का विलोम शब्द क्या है प्यारे बच्चों? अस्थावर। विलोम मतलब मैं बताया ना कि विलोम वाले आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। विलोम का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? पहले ही बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ। विलोम का मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं आप? उल्टा। विलोम का मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? उल्टा। यानी अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है प्यारे बच्चों? सबसे पहले जानिए, इस चेतन लिखा है ना, चेतन किसका विलोम होता है? जड़। जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन होता है। ठीक, ठीक, जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन होता है। ठीक, लेकिन हमसे किसका विलोम पूछा है? अस्थावर का। तो अस्थावर का विलोम प्यारे बच्चों क्या होता है? जंगम। अस्थावर का विलोम सूत्र क्या होता है? अस्थावर का उल्टा है जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। फिर देखिए, शुद्ध और अशुद्ध और विलोम और पर्यायवाची ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इन सब रटने वाली चीजें होती हैं। ठीक, इनको रटने के अलावा कोई उपाय नहीं है। या तो रट लीजिए भाई, देखिए दो ये चीज होती है पढ़ाई में। या तो जो चीज आपको नहीं आती उसको रट लीजिए, या फिर एक बार उसे अच्छे से समझ लीजिए। या तो रट लीजिए या तो समझ लीजिए। लेकिन कह रहा है निम्न में से, लेकिन प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। एक शुद्ध मतलब जो सही होगा। क्या होगा? सही होगा। यानी 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही होगा। देखिए कुमुदनी जो लिखा है ना, ये गलत है। कुमुदनी ऐसे नहीं लिखा जाता है। यहाँ देखिए क्या लिखा? कुमुदनी। कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदनी होता है। क्या होता है? कुमुदनी होता है। यानी कि आप जो मैं देख रहा हूँ आप भी देख पा रहे हैं, कुमुदनी बा और सा दोनों में दिया, यानी ये दोनों आपका गलती से हो गया प्यारे बच्चों, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक, मिसप्रिंट कर रहे हैं, क्वेश्चन गलती से लिखा गया है, मिसटाइप हो गया है। ठीक, यानी यहाँ जो कुमुदनी है आपका ई वाला क्या होगा? सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। फिर आ गया शुद्ध वर्तनी वाला। बताए ना कि शुद्ध वर्तनी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। शुद्ध वर्तनी मतलब क्या होता है? सही।
शुद्ध का मतलब सही, जिसका उच्चारण, जिसकी वर्तनी कैसी हो, एकदम सही सही हो। यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक एक वर्तनी सही होगी। तो कभी हाई अलग ऐसे श्रृंगार लिखा देखे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम गलत है। हाइयो श्रृंगार नहीं होगा, ठीक ना, ये होगा इस श्रृंगार लिखा एडजेक्टिव है, एकदम गलत है सरासर। जो आपका श्रृंगार शब्द होता है ना, ऐसे होता है, ठीक। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है हमारा? बा वाला ऑप्शन, ठीक। बा फॉर बकरी, बा फॉर बकरी, बा वाला हमारा ऑप्शन क्या है? सही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा संसार का नादमय, भाषा संसार का नादमय चित्र है। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से एकदम सावधानी पूर्वक जब कभी कथन वाले सवाल में के पेपर में आ जाए, या के परीक्षा में जब भी कभी कथन वाले सवाल आ जाए ना, उन्हें बहुत ध्यान से समझेगा। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, यानी ये परिभाषा किसने दी है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है। यह कथन प्यारे बच्चों किसका है? सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि, ठीक। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें प्यारे बच्चों हम एक संज्ञा देते हैं, इनको एक अन्य नाम से जाना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? इन्हें कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। कभी आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए ना कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार कवि। कितने लोग समझ रहे हैं महिला? अरे भाई महिला नहीं है, पुरुष है, इनका नाम खाली है सुमित्रा नंदन पंत। आई बात समझ में? पुरुष है, इनका नाम खाली सुमित्रा नंदन पंत है। तो भाषा संसार का नादमय चित्र है, ये कथन किसका है? सुमित्रा नंदन पंत जी का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों इस स्लाइड का, ठीक, इस हिंदी का नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि देवनागरी लिपि की विशेषता है, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको हम तो कहते हैं अंडरलाइन कर लिया करिए, सबसे पहले इसको विशेष जान लिया करिए कि नहीं है पूछ रहा, क्या है पूछ रहा, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक। तरह देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं, सबसे पहले बात देखिए यहाँ पर क्या लिपि क्या होती है, ठीक। लिपि सबसे बात समझिए क्या होती है, ठीक। लिपि यानी लिपि क्या होती है प्यारे बच्चों? किसी भी तरह लिपि, यानी लिपि का मतलब लिखने का ढंग या तरीका, लिखने का ढंग या तरीका, लिखने का ढंग या तरीका, लिखने का ढंग, इसे आप क्या कहते हैं? लिखने का ढंग या तरीका। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिपि को ही स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट कहते हैं। तरह देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। जैसे मेरी बात हिंदी हमारी जो है ना, हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं, हिंदी क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारी जो देवनागरी लिपि है ना, ये किसकी लिपि है? जो देवनागरी लिपि है किसकी लिपि है? हिंदी की लिपि है। किसकी लिपि है प्यारे बच्चों? हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए पंजाबी की सबकी लिपि क्या होगी प्यारे बच्चों? पंजाबी की लिपि क्या होगी? देखते हैं कौन बताता है। पंजाबी की लिपि क्या होगी बताइए? देवनागरी लिपि नहीं, बताइए पंजाबी किसकी लिपि है? तो पंजाबी की लिपि क्या है प्यारे बच्चों? जो गुरुमुखी होती है ना, जो गुरुमुखी होती है, जिसे क्या कहते हैं आप? गुरुमुखी, यानी जो गुरु के मुख से साक्षात निकले हुए, यहाँ पंजाबी की लिपि क्या होती है? गुरुमुखी होती है। आई बात समझे? लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, कह रहा है जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। पहला ऑप्शन हमारा है कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। सही बात, बिल्कुल बात भाई। अगर हम हा कहते हैं तो हा लिखते भी हैं, लिखते नहीं लिखते हैं, एक हाई को देवनागरी लिपि में है। तरह एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता, सही है, नहीं होता। अच्छा ये बताइए हम कभी सा लिख के सा को पा पढ़े हैं क्या? नहीं, सा ही पढ़े हैं, तो एक वर्ड उसमें दूसरे वर्ड का भ्रम भी नहीं होता है, ठीक। कह रहे हैं कि शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, कह रहे हैं शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए। नहीं प्यारे बच्चों, अनावश्यक थोड़ी नहीं होता शिरोरेखा का प्रयोग। शिरोरेखा क्या थे? समझिए शिरोरेखा का जैसे हम कोई शब्द लिख दिए, लिख दिए कम, यानी कम, ऐसे अच्छा लग रहा नहीं, इसके ऊपर क्या लगा दी? आ लगा, क्या लगा दी? बड़ी बड़ी पाई लगी, इसे क्या कहते हैं? शिरोरेखा। तरह कौन सी विशेषता संबंधित नहीं थी? यही वाला नहीं सही है। शिरोरेखा का प्रयोग केवल अनावश्यक अलंकरण के लिए नहीं किया जाता है, उसका बहुत महत्व होता है हिंदी में। आई बात समझ प्यारे बच्चों? तरह एक वर्ण से संकेत का अनुवाद एक ही ध्वनि देते तो बिल्कुल क्या कहते तो काय देते, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? शाह, शाह, ठीक। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? शाह वाला। आई बात समझ में? आशा करता हूं कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान ईश्वर जल्दी ही आपको सफल बनाए, अपने माँ बाप का सपना आप पूरा करें। इसी के साथ आज की क्लास को हम विराम देते हैं। एक बार फिर से आपको पुनः प्रणाम।
है।